Hello students, welcome to history class 12th. This is our ninth theme or chapter Kings and Chronicles. Student, we have discussed its introduction. Now we will proceed further. The next topic, the production of chronicles. Chronicles का मतलब आपको पहले ही बता दिया कि chronicles का मतलब होता है जो स्टोरीज किंग्स के बारे में लिखी जाती है, लंबी स्टोरीज, उनको कहते हैं chronicles. ये मुगल एम्पायर इनको कमीशन करते थे. इन स्टोरी को लिखने के लिए मुगल एम्पायर इनको कमीशन करते. कमीशन का मतलब उनको लगाना. और दे वर रिटन इन ऑर्डर टू प्रोजेक्ट अ विजन ऑफ एनलाइटन किंगडम टू ऑल दोज हु केम अंडर दिस अम्ब्रेला. तो मतलब जो इस राज के अंडर आते हैं उन सभी को ये बताने के लिए कि हमारा क्या उद्देश्य है रूल करने का, उसके लिए ये क्रॉनिकल्स लिखे जाते थे. Those who resisted the मुगल एट द रेजिस्टेंस वाज डेस्टिन्ड टू फेल. कहते हैं कि जब भी मुगलों के सामने कोई रेजिस्ट करने आया तो उनको उनकी दे आर डेस्टिन टू फेल, मतलब कि उनकी डेस्टिनी में फेल होना लिखा है कि वो अवश्य ही वो मतलब कि दे वर नेचुरल दे विल फेल बिकॉज जो ये मुग़ल एम्पायर थे ये काफ़ी ज़्यादा पावरफुल थे और ये किसी को सामने टिकने नहीं देते थे, क्योंकि ये दूसरी तरह ये भी कहते थे कि ये काफ़ी ज़्यादा सही भी थे. द रूलर वांटेड टू इंश्योर दैट देयर वाज एन अकाउंट ऑफ देयर रूल फॉर प्रॉस्पेरिटी. अपने रूल को वो बहुत अच्छी तरह से कॉइंड करवाना चाहते थे, बुक्स में लिखवाना चाहते थे. तो जो मुगल्स के द्वारा लिखवाई की जो बुक्स थी उनमें कौन कौन सी हैं, किसके ऊपर फोकस करते हैं? इवेंट्स रूलर के आसपास, फैमिली, कोर्ट, नोबल्स, वार्स, एडमिनिस्ट्रेशन अरेंजमेंट्स. ये बहुत सारे जो रूलर्स थे उन्होंने ये लिखवाई थी, जैसे अकबरनामा, शाहजहानामा, आलमगीरनामा. तो ये सारी किस किस की स्टोरी थी? अकबरनामा अकबर की, शाहजहानामा शाहजहाँ की और आलमगीरनामा जहाँ की उसकी औरंगजेब की स्टोरी थी. तो ये जो स्टोरीज थी ये लिखवाई गई थी इनके द्वारा. तो लैंग्वेज क्या थी इनकी ये देखते हैं हम. फ्रॉम टर्किश टू पर्सियन. पहले जो सुल्तान आए थे, सुल्तानों के बाद ये मुग़ल आए, इनकी जो लैंग्वेज थी वो जनरली पहले क्या थी? टर्किश, क्योंकि टर्की से आए थे. मुगल कोर क्रॉनिकल वर रिटन इन पर्शियन. नाउ दे आर रिटन इन पर्शियन. अब वो पर्शियन में लिखे होते हैं. सुल्तान ऑफ दिल्ली के अंदर जो लैंग्वेज थी वो काफ़ी ज़्यादा डेवलप हुई, जैसे हिंदवी लैंग्वेज रीजनल वेरिएंट्स के साथ. हिंदवी लैंग्वेज वो ये हिंदू मतलब कि इंडिया की लैंग्वेज थी, रीजनल लैंग्वेज जो थी. उसके बाद जो मुगल्स की लैंग्वेज थी वो थी टर्किश, क्योंकि ये ओरिजिन टर्की से आए थे ये लोग, तो टर्किश इनकी मदर टंग थी. मदर टंग होने की वजह से ये टर्किश जो थी ये बहुत सारे जो लोग थे उस एम्पायर के वो बोलते थे. फर्स्ट रूलर बाबर हु रोड पोइट्री एंड इज मेमोरीज इन दिस लैंग्वेज. बाबर ने इस लैंग्वेज में सबसे पहले लिखा. अकबर हु कॉन्शियसली सेट आउट टू मेक पर्शियन द लीडिंग लैंग्वेज ऑफ मुगल एम्पायर. तो पर्शियन में पहले बाबर ने लिखा. अकबर ने ये रिस्पॉन्सिबिलिटी ली कि पर्शियन लैंग्वेज को लीडिंग लैंग्वेज बनाना है मुगल कोर्ट में. Cultural and intellectual contact with Iran as well as regular stream of Iranian and Central Asian migrants seeking position at the Mughal court might have motivated the emperor to adopt the language. तो इस लैंग्वेज को अडॉप्ट करने के लिए ईरानियन और सेंट्रल एशिया से आए हुए जो लोग थे जिन्होंने मतलब कोर्ट में अच्छी पोजीशन ले ली थी, उनके द्वारा राजा को कहा गया होगा कि पर्शियन लैंग्वेज अच्छी है, इसको अडॉप्ट कर लीजिए. अब पर्शियन लैंग्वेज जो थी इसको लैंग्वेज को मतलब एम्पायर की लैंग्वेज की यानी कि कोर्ट की लैंग्वेज के रूप में एलिवेट किया गया. और पावर और प्रेस्टीज के लिए, जैसे अब इंग्लिश बोलने वालों को अच्छा मतलब कि पावरफुल समझा जाता है कुछ टाइम में, ऐसा मतलब कि जो कुछ ऐसी चीज़ें जो लैंग्वेज से डिसाइड की जाती थी तो पर्शियन लैंग्वेज बोलने वालों को मतलब कि रॉयल से जोड़ा जाता था, क्योंकि ये रॉयल राजा द्वारा बोली जाती थी. रॉयल हाउस होल्ड इस काम में होते थे और कोर्ट के काम जो थे इसी लैंग्वेज में होते थे. तो जितने भी काम होते थे, फंक्शनरीज थे, अकाउंटेंट थे, क्लर्क थे, वो इसी लैंग्वेज में ही काम करते थे. पर्शियन वर नाउ डायरेक्टली इट्स वोकेबलरी एंड इडियम हैवीली इन्फ्लुएंस्ड द लैंग्वेज ऑफ ऑफिशियल रिकॉर्ड इन राजस्थानी एंड मराठी एंड इवन तमिल. देखो जो पर्शियन लैंग्वेज है डायरेक्टली यूज़ नहीं होती थी, इसकी वोकेबलरी जो है, ईडियम जो है वो कहाँ से इन्फ्लुएंस्ड है? राजस्थानी, मराठी और तमिल से.
पर्शियन लोग जो यूज़ करते थे 16 और 17 सेंचुरी में, वो कहाँ से आए थे? डिफरेंट पार्ट ऑफ सब कॉन्टिनेंट स्पोक द इंडियन लैंग्वेजेस। पर्शियन टू बिकेम इंडियनाइज्ड बाय अब्जॉर्बिंग लोकल इडियम्स। कुछ लोकल चीज़ें उसमें डाल दी गई और एक नया वर्जन मिला पर्शियन लैंग्वेज को, और उर्दू जो लैंग्वेज जो थी इससे बाहर निकल गई पर्शियन और हिंदवी के मिक्सचर से। मुगल क्रॉनिकल्स जो हैं, जैसे अकबरनामा, ठीक है जी, पर्शियन में है। टर्किश से पर्शियन में ट्रांसलेट करवाएगी, ये भी अकबर ने ये काम करवाया। और एक बहुत बड़ी बात, रामायण और महाभारत को अकबर ने रामायण और महाभारत को पर्शियन में ट्रांसलेट करवाया, और इसका नाम, जैसे महाभारत का नाम रखा रज़मनामा, द बुक ऑफ वार्स, यानी कि इसमें ज़्यादातर लड़ाइयाँ हुई थी, तो रज़मनामा इस बुक का नाम रख दिया। उसके बाद देखिए द मेकिंग ऑफ मैन्यूस्क्रिप्ट्स। मैन्यूस्क्रिप्ट्स का मतलब होता है जो हाथों से लिखी जाती है। तो उस टाइम कोई प्रिंटिंग प्रेस तो थी नहीं, तो उस टाइम हाथों से लिखा जाता था। तो हाथों से लिखने वाले जो लोग थे उनको, मतलब कि क्रॉनिकल लिखने के लिए, जिनकी अच्छी राइटिंग होती थी उनको लिखने के लिए मतलब कमीशन किया जाता था रॉयल कोर्ट द्वारा। मैन्यूस्क्रिप्ट बहुत बड़े लेवल पर लिखी जाती थी, तो मैन्यूस्क्रिप्ट लिखने के लिए हैंड राइटिंग जिनकी अच्छी होती थी उनको लिया जाता था। तो उनको कहाँ लगाया जाता था? शाही किताब खाना कहा जाता है, जिसको हम इम्पीरियल किताब खाना भी कहते हैं, जिसको हम लाइब्रेरी कहते हैं। वेयर बुक्स प्रोड्यूस्ड, स्क्रिप्टोरियम, प्लेस वेयर द एम्पायर्स कलेक्शन मैन्यूस्क्रिप्ट वाज केप्ट एंड न्यू मैन्यूस्क्रिप्ट वर प्रोड्यूस, जहाँ पर पुरानी मैन्यूस्क्रिप्ट रखी जाती थी और नई प्रोड्यूस की जाती थी, सारा कुछ वहीं होता था। मतलब अच्छा, जैसे हम प्रिंटिंग प्रेस कहते हैं, एक तरह से वो थी। मैन्यूस्क्रिप्ट क्रिएट कैसे होती थी? अलग अलग स्टेप्स होते थे, नंबर ऑफ स्टेप्स होते थे, अलग अलग लोगों को अलग अलग काम दिए जाते थे अलग अलग स्टेप्स पे। जैसे पेपर मेकर, वो क्या करते थे? वो फॉलियोज बनाते थे मैन्यूस्क्रिप्ट्स के, मतलब कि पेपर मेकर क्या बनाते थे? कापियाँ बनाना, उनकी कॉपीज। स्क्रिबर्स एंड कैलीग्राफर्स, स्क्राइबर्स होते हैं जो लिखते हैं, कैलीग्राफर जो सुंदर लिखते हैं, वो उसको लिखते थे। ग्लाइडर टू इल्यूमिनेट द पेजेस, ग्लाइडर क्या करते थे? पेजेस को इल्यूमिनेट करते थे। पेंटर क्या करते थे? अब लिखने वाले जगह छोड़ देते थे, पेंटर क्या करते थे? उनके ऊपर वो सीन पेंट कर देते, जैसे मतलब कि बुक्स में आप आगे दिखाएंगे आपको कैसे सीन पेंट किए गए थे। और बुक बाइंडर क्या करते थे? बुक बाइंडर गैदर द इंडिविजुअल फॉलियोज एंड सेट देम विद इन द ऑर्नामेंटल कन्वर्स। उसके बाद बुक बाइंडर क्या करते थे? वो सारे के सारे मैन्यूस्क्रिप्ट्स को इकट्ठी करके, पेजेस को इकट्ठा करके उसको एक ही उसमें डाल देते थे। तो वो फिनिश्ड मैन्यूस्क्रिप्ट वाज सीन एज अ प्रीशियस ऑब्जेक्ट, वर्क ऑफ इंटेलेक्चुअल वेल्थ एंड ब्यूटी। इट इज़ एग्जाम्प्लीफाइड द पावर ऑफ इट्स पैटर्न द मुगल एम्पायर टू ब्रिंग सच ब्यूटी इन टू पीक। तो मुगल एम्पायर ऐसी ब्यूटी को सामने लेके आए थे। मुगल एम्पायर ने ये काम अपने हाथों से अपने कोर्ट में करवाया था। In the actual production of manuscript also got recognition from the title अवार्ड्स। अब जो अच्छा लिखते थे उनको टाइटल्स और अवार्ड देते थे। जैसे कैलीग्राफर्स होते थे, पेंटर्स होते थे, उनको हाई सोशल पोजीशन में दिया जाता, क्योंकि वो कम ही मिलते थे। बुक बाइंडर को, ठीक है जी, जो मतलब जो लिखने वाले थे, पेंटर थे, उनको हाई सोशल पोजीशन दी जाती। लेकिन जैसे पेपर मेकर थे, बुक बाइंडर थे, ये बेचारे एनोनिमस रहे। एनोनिमस का मतलब होता है बेनाम। कैलीग्राफी जो है आर्ट ऑफ हैंड राइटिंग स्किल ऑफ ग्रेट इंपॉर्टेंस, मतलब कि जो कैलीग्राफी होती है सबसे इम्पोर्टेंट, राइटिंग जो होती है सबसे इम्पोर्टेंट होती है। अकबर कौन सी स्टाइल को पसंद करता था? नस्तलिख, जो मतलब कि एक तरीके से ट्रिम्ड, जो मतलब अपना रीड होती है, रीड यानी कि कलम को काट के थोड़ा मोटा करके लिखा जाता है, वो एक तरह से एक टेल सी बना कर लिख देते हैं, उसको कहते हैं नस्तलिख स्टाइल। ट्रिम्ड रीड यूज़ करके, यानी कि कटा हुआ कलम यूज़ करके। टिप ऑफ 5 to 10 mm कार्ड कलम, कलम को यूज़ करके उसको शाही में इंक में डुबोकर निब को, कलम की को मिडल से, और कभी मिडल से कभी साइड से होते हुए उसको इस तरह से लिखा जाता है, उसको कहते हैं हम एक तरह से नस्तलिख स्टाइल। इस तरह से लिखा जाता है, ये आपको दिखाई गई है नस्तलिख स्टाइल। तो नस्तलिख स्टाइल ये फॉलो करता था अकबर। तो नेक्स्ट है द पेंटेड इमेज, हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे स्टूडेंट। तब तक आप इसकी नोट बनाइए। थैंक यू।